हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो बच्चों, सबसे पहले गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। ऐसा लग रहा है कि एक बरसों के बाद मिल रहे हैं, है ना। एक जमाना हो गया ऐसा लग रहा है जैसे काफी टाइम के बाद मिल रहे हैं। और अब तो वीक में 2 दिन ही मिला करेंगे, फ्राइडे को मिलेंगे और थर्सडे को मिलेंगे। तो ये भी एक अच्छी बात है, आपको सेल्फ स्टडी का और टाइम मिल जाएगा। ठीक है, आपको सेल्फ स्टडी का टाइम और ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, ये भी मैं थोड़ा सा चाहता था, है ना। तो सेल्फ स्टडी का टाइम आपको मिल जाएगा। इससे क्या होगा, जो टाइम टेबल मैं आपको कल प्रोवाइड करने वाला हूं, कल मैं आपको टाइम टेबल प्रोवाइड करने वाला हूं, स्पेशली उन 40% स्टूडेंट पर फोकस करके बनाया गया है जो बहुत ज़्यादा स्टडी आवर्स उनके नहीं होते हैं। उनको स्कूल का होमवर्क भी करना है और नीट की तैयारी भी करनी है, और वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते, एक नॉर्मल स्टडी आवर्स उनके होते हैं। तो उन 40% स्टूडेंट्स को देख के ये टाइम टेबल बनाया जा रहा है, अंडर प्रोसेस है। ठीक, और बाकी 60% अपना मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, और ये बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। बस आपको एक ही प्रॉमिस करना है कि आपको वो चीज़ फॉलो करनी है। ठीक है, और पढ़ाई आपको करनी है। ठीक है, जिसमें आपको मिनिमम 4.5 से 5 घंटे डेली पढ़ने होंगे। और वीकेंड पर जिस दिन आपकी क्लास नहीं होगी, उस दिन आपको स्टडिंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब उस दिन आपको स्टडिंग आवर्स जो होंगे वो 7 to 8 आवर्स रखने पड़ेंगे। तो बाकी दिन मंडे टू फ्राइडे आपको 4.5 से 5 घंटे पढ़ना है, और सैटरडे और संडे में 7 से 8 घंटे पढ़ना है बस। आप इसको फॉलो करिए, कोई भी स्टूडेंट इसको फॉलो करिए, उसको कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो कल जब मैं आऊंगा तो बहुत अच्छी तरीके से एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में आऊंगा, और हर चीज के बारे में तथ्य के ऊपर मैं बात करूंगा, और आपको प्रूफ करूंगा कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों, जितनी भी डीपीपीज आपके पास आई हैं, मैं सभी के वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुका हूं। ठीक, अब मेरी तरफ से बस आपको लास्ट लेक्चर का रिवीजन लेक्चर देना है, जो कि मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, और इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स जो आपको मैं सैटरडे को दूंगा, क्योंकि सैटरडे को क्लास नहीं है तो मैं बैठ के आराम से नोट्स बना सकता हूं। ठीक, तीसरी चीज मुझे आपको बोलनी थी कि आपको कोई भी चैप्टर रिवाइज करना है, मान लीजिए सेल रिवाइज करना है या सेल साइकिल रिवाइज करना है ना। आप चेक करिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के टोटल रिवीजन लेक्चर की जो ड्यूरेशन है वो 45 से 50 मिनट्स है। तो इन रिवीजन लेक्चर का महत्व तब बढ़ जाता है जब आपको वही पूरा का पूरा डिटेल में आपको चीजें रिवाइज करनी है, तो आप 45 से 50 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर का फील ले सकते हैं। तो इसलिए रिवीजन लेक्चर जो है बहुत कारीगर सिद्ध होने वाले हैं। इसकी कीमत आपको और ज्यादा तब समझ में आएगी जब 2 से 3 महीने बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे। चलिए, इनफ ऑफ टॉक, लेट्स स्टार्ट। तो एक बार आप हमारे सम्मान में सभी लोग यस सर लिख दीजिए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो एक बार आप हमारे सम्मान में फटाफट यस लिख दीजिए। ये फाइनल यस है, सबसे पहले वाला यस है। सभी लोग इसमें जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए। ठीक, सभी लोग जल्दी से यस लिख दीजिए, भर भर के लोग इसमें जुड़िए, अपने दोस्तों को भी लाइए ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है, यस आ गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका। ठीक है, चलिए बच्चों, अब आप जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हो वो है मोनेरा। तो हम देखते हैं मोनेरा कितना हमारा कंप्लीट हो पाता है। स्टार्ट करेंगे मोनेरा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए मोनेरा, है ना। आप सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए मोनेरा। तो हमने हेडिंग आपकी डाल दी है मोनेरा। ये देखिए हेडिंग, इसको बोलते हैं हेडिंग। यहां हम हेडिंग डाल देते हैं आपका मोनेरा। मोनेरा पूरा फोकस करना, अच्छे से समझना, एकदम शॉर्ट और बेहतरीन नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक, अब मैं चैट पे फोकस नहीं करूंगा, अब आप यहां पर देखिएगा। बच्चों, अगर मैं मोनेरा की बात करता हूं,
है ना, अगर मैं आपका मोनेरा की बात करता हूं तो मोनेरा का, अबे मोनेरा में बैक्टीरिया भी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, आर्की बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, ये चारों चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। बट अगर मैं आपसे कहूं कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, आर्की बैक्टीरिया, इन चारों में सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? बताओ, इन चारों में से सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है जब आपके गुरुजी मोनेरा बोलते हैं? तो आप बोलेंगे कि सर सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है बैक्टीरिया। तो अगर मैं तुमसे कहता हूं कि जो मोनेरा है, ठीक है, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि भाई मोनेरा का सोल मेंबर कौन है ना, मोनेरा की आन बान शान कौन है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मोनेरा का सोल मेंबर कौन है, तो आपके दिमाग में जो सबसे पहले आएगा वो आपका आएगा बैक्टीरिया, वो आपका आएगा बैक्टीरिया। ठीक, बैक्टीरिया आएगा। अब मैं बैक्टीरिया के बारे में यहां पे लिखने वाला हूं, ऐसे एरो डाल के मैं लिखने वाला हूं। ठीक, अब अगर मैं आपसे बोलूं बैक्टीरिया आपके दिमाग में सबसे पहले आता है, ठीक, अब ये बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया मोनेरा का सोल मेंबर है और सबसे ज्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं, मतलब एबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसका मतलब ये आपका एबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, आप आसपास देखेंगे तो आपको बहुत बैक्टीरिया मिलेंगे, एबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और हर जगह मिलते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, तो ये आपके ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह आपके प्रेजेंट होते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, ये आपके प्रेजेंट होते हैं। अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी उठाएंगे, एक मुट्ठी मिट्टी उठाएंगे तो भी उसमें 100 बैक्टीरिया आपके मिल जाएंगे। तो करीब आपके 100 बैक्टीरिया एक मुट्ठी में मिल जाएंगे। ठीक है, हैंडफुल ऑफ सॉइल, हैंडफुल ऑफ सॉइल, हैंडफुल ऑफ सॉइल, एक मुट्ठी मिट्टी में 100 बैक्टीरिया आपके मिल जाएंगे। और मैं आपको बात करूं तो ये आपके ऑल्सो प्रेजेंट इन, ऑल्सो प्रेजेंट इन हार्श कंडीशन। हार्श कंडीशन, हार्श का मतलब होता है एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन मतलब अनफेवरेबल कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन जहां पर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उतना रहना पसंद नहीं करेगा, लेकिन ये वहां पर भी मिल जाते हैं। तो अगर मैं एडवर्स कंडीशन की आपसे बात करता हूं तो यहां से आप एक एरो और निकाल दीजिए कि एडवर्स कंडीशन का एग्जाम्पल क्या हुआ। एडवर्स कंडीशन का एग्जाम्पल क्या हुआ? जैसे मैंने आपको बोला हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग। बच्चों, हॉट स्प्रिंग का मतलब क्या है? जमीन में बहुत नीचे जहां पर आपका तापमान बहुत ज्यादा होता है, तो कुछ एरिया है जैसे हिमाचल प्रदेश में भी है ऐसे कुछ, है ना, और सिक्किम में भी ऐसी जगह है जहां पर जमीन में नीचे तापमान बहुत ज्यादा है। अब जमीन में अर्थ क्रस्ट में जो तापमान बहुत ज्यादा है उसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कहीं पर मॉल्टेन रॉक, मॉल्टेन रॉक जिसको आप मैग्मा बोलते हो, कहीं पर वॉल्केनो हुआ हो, कहीं पर वॉल्केनो हो रहा हो, कहीं पर वॉल्केनो हो रहा हो, तो हो सकता है वो जो मॉल्टेन रॉक है, वो जो मॉल्टेन रॉक है, उस मॉल्टेन रॉक की वजह से जमीन में नीचे तापमान बढ़ गया हो। देखिए, सिंपल सी बात समझिए, ध्यान से समझिए बच्चों। समुंदर में पानी है, ठीक, अब पानी में आप समुंदर के अंदर जाइए,
तो आप एकदम नीचे की तरफ जाइए, तो समुंदर में जो नीचे पानी है वो पानी ऐसी जगह से मूव कर कर आया हो जहां पर मॉल्टेन रॉक्स है, जहां पर मॉल्टेन रॉक्स है, जहां पर मॉल्टेन रॉक्स है, जहां पर वॉल्केनो हुआ हो। तो जमीन में अगर मैं आपसे बात करता हूं, समुंदर के अंदर जो पानी सबसे नीचे की तरफ है वो पानी सर्कुलेट होकर आता है ऐसी जगह से जहां पर वॉल्केनो हुआ हो या वह मॉल्टेन रॉक्स हो, जिसकी वजह से पानी का तापमान बढ़ जाता है। ऐसी जगह को बोलते हैं हॉट स्प्रिंग। ठीक। और अर्थ क्रस्ट में आप नीचे की तरफ जाओगे तो जैसे जैसे आप अर्थ क्रस्ट में डेप्थ में जाते हो तो डेप्थ के साथ भी टेम्परेचर आपका राइज होता है, जिसको आप जियोथर्मल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो जरूरी नहीं कि वॉल्केनो की वजह से ही ऐसा हुआ हो। अर्थ क्रस्ट में आप नीचे जाओगे तो डेप्थ के साथ भी तापमान बढ़ता है, जिसको आप जियोथर्मल ग्रेडियंट बोलते हैं। बट जितना भी मैंने लास्ट 3 मिनट में बोला, हमें ये कुछ नहीं लिखना है, हमें कुछ नहीं समझना है। आप हॉट स्प्रिंग से बस इतना समझ लेना कि हॉट स्प्रिंग ऐसी जगह है जहां पर टेम्परेचर आपका हाई होता है। बच्चों, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। हॉट स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। हॉट स्प्रिंग हो गया आपका, या मैं कहूं आपका डेजर्ट हो गया। ठीक। या मैं कहूं डीप ओशियन हो गया। ठीक। या मैं आपसे कहूं कोल्ड रीजन। ठीक है, कोल्ड रीजन आपका, कोल्ड रीजन जहां या कहूं मैं वहां आपका स्नो हुआ हो, है ना, या आर्कटिक एंटार्क्टिका भी आप बोल सकते हैं। आर्कटिक रीजन, एंटार्क्टिक रीजन ठंडी जगह होती है। तो कोल्ड आ गया, डेजर्ट आ गया, डीप ओशन आ गया, हॉट स्प्रिंग हो गया। ठीक है, तो ये आपका एडवर्स कंडीशन में भी मिल जाता है। ठीक। नेक्स्ट जो आप बैक्टीरिया के अंदर देखेंगे, नेक्स्ट जो आप बैक्टीरिया के अंदर देखेंगे कि जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर भी मिल सकते हैं। तो बैक्टीरिया कैन प्रेजेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, कैन प्रेजेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। उस टाइम जो बैक्टीरिया होंगे वो पैरासिटिक होंगे। कैसे होंगे? पैरासिटिक होंगे। या फिर बैक्टीरिया आपके फीड करते हैं, बैक्टीरिया आपके फीड करते हैं डेड प्लांट्स, एनिमल, डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स। ऐसे केस में जो बैक्टीरिया होंगे वो आपके होंगे सैप्रोफिटिक। तो मोनेरा का सोल मेंबर कौन हुआ? बैक्टीरिया हुआ। बैक्टीरिया बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। एक मुट्ठी मिट्टी में 100 बैक्टीरिया मिल जाएंगे। आपका हर जगह मिलता है ऑलमोस्ट। हार्श कंडीशन, एडवर्स कंडीशन, जहां पर कोई दूसरी लाइफ रहना पसंद नहीं करती, वहां ये मिल जाएंगे। ठीक है। हॉट स्प्रिंग, ठीक है, हॉट स्प्रिंग ऐसी जगह है डीप जहां पर तापमान बहुत ज्यादा होता है। तापमान ज्यादा होने का कारण हो सकता है उस जगह पर वॉल्केनो हो रहा हो, तो नीचे का जो लावा है, जो मॉल्टन रॉक है, जिसको आप मैग्मा बोलते हो, वो मैग्मा से नीचे समुद्र का पानी सर्कुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से समुद्र में उस जगह पानी का तापमान बढ़ जाता है। और ऐसा जरूरी नहीं कि वॉल्केनो ही हो रहा हो। एक कॉन्सेप्ट होता है जियोथर्मल ग्रेडियंट, कि अर्थ क्रस्ट में डेप्थ में जितना जाओगे तापमान आपका बढ़ता है। ये आपके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे हो सकते हैं, पैरासाइट, या फिर ये डेड प्लांट और एनिमल पे फीड करते हैं, जिसको आप बोलते हैं सैप्रोफिटिक। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो एक बार आप हमारे सम्मान में फिर से यस लिख दीजिए। फिर से आप एक बार यस लिख दीजिए अगर आपको यहां तक की पढ़ाई
आपको समझ में आ गई है तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। चलिए, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। तो जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया का आप स्ट्रक्चर पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर, है ना। तो बैक्टीरिया इतना छोटा सा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्ट्रक्चर भी सिंपल है, लेकिन जब आप इसके बारे में पढ़ते हो तो चीजें कॉम्प्लेक्स है। हर चीज आप इसके बारे में पढ़ते हो, है ना, इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो, नेचर में इसका क्या क्या रोल है, इसका रोल कर्ड बनाने में इसका रोल है, एंटीबायोटिक बनाने में इसका रोल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका रोल है। तो बैक्टीरिया भले ही स्ट्रक्चर में सिंपल हो, लेकिन इसकी जो हरकतें हैं, बिहेवियर में जो बैक्टीरिया है वो सिंपल नहीं है। देखने में भले ही माइक्रोस्कोपिक हो, छोटा सा हो, स्ट्रक्चर भले ही सिंपल लगे, बट बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स है। तो जो बैक्टीरिया होता है आपका, जो बैक्टीरिया होता है आपका, वो स्ट्रक्चर में सिंपल है। सिंपल है किसमें? इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में सिंपल है, बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, ठीक, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, ठीक। अब बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉप्स में मैंने आपको बताया था फोटो ऑटोट्रॉप्स भी हैं और कीमो ऑटोट्रॉप्स भी हैं, बिल्कुल सही सर। बैक्टीरिया में हेट्रोट्रॉप्स भी हैं। तो इनके अंदर जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, मतलब जो न्यूट्रिशन है, वो काफी डिफरेंट टाइप का मिलता है। ऑटोट्रॉप्स में फोटो ऑटोट्रॉप्स भी हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स भी हैं, हेट्रोट्रॉप में सैप्रोफिटिक भी है, पैरासिटिक भी है, सिम्बायोटिक भी है। तो इतनी वेरिएशन मिलती है न्यूट्रिशन के अंदर, इतनी वेरिएशन मिलती है न्यूट्रिशन के अंदर। तो भाई इसकी जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो काफी एक्सटेंसिव है, काफी फैली हुई है, काफी फैली हुई है। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है, डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है। इसी को बोलते हैं मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपका इसमें डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है। अब मैं साइड होके लिखा करूंगा ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, और लिखने के बाद साइड हो जाऊंगा, ठीक है, वरना कमेंट लिख लिख के मार डालोगे। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब इसमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन मिलते हैं, तो इसकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी काफी विस्तृत है, फैली हुई है। बच्चों यहां तक समझ में आया? एक स्लाइड हमारी कंप्लीट हो गई। यहां तक समझ में आया तो एक बार यस लिख दीजिए। यहां तक आपको समझ में आया तो एक बार यस लिख दीजिए। पहली स्लाइड हमारी ईश्वर के आशीर्वाद से कंप्लीट हो गई। यहां तक समझ में आया तो आप यस लिखिए। ऐसे मैं साइड में खड़ा हो जाया करूंगा, कभी मैं यहां खड़े हो जाया करूंगा, ठीक है, ऐसे खड़े नहीं होऊंगा। अरे तड़पा मत रे, मार रहे तो गोली मार रहे। ठीक, आ जाओ। बैक्टीरिया आर द मोस्ट सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। दे आर द मोस्ट abundant microorganism. Bacteria occur almost everywhere. Hundreds of bacteria present in handful of soil. Also live in extreme habitat. Extreme का मतलब है adverse condition, harsh condition, adverse
या आप बोलेंगे हार्श, सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियन, वेयर वेरी फ्यू other life form can survive. Many of them live in on other organism as a parasite. As a parasite. चलो आंसर बताइए, क्या आंसर जाएगा? ये रहा आपका 45 सेकंड का पोल। ये लो, बैक्टीरिया सोल मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा, मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिज्म, hundreds of bacteria present in, they also live in extreme habitat, hot spring where temperature, ये desert, snow, deep where few other life form। ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन पर है 45 सेकंड का, ठीक है, आपका जिसको आप पोल बोलते हैं। ठीक है, 45 सेकंड का एक क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, लेकिन इतना देना पड़ता है। ऑप्शन सी बच्चे लिख रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं ऑप्शन सी, है ना, क्योंकि बच्चे लिख रहे हैं ऑप्शन सी। तो एक बार चेक करते हैं कंप्यूटर महाशय कि आंसर आपका कितना जाएगा। चलिए, सी आंसर है, सभी लोग सी लिख रहे हैं। तो जब सभी लोग सी लिख रहे हैं तो मुझे भी अपना आंसर सी ही लगाना पड़ेगा। देखते हैं, एट्टी 4% लोगों ने कहा आंसर जो है सी। साद, मोहम्मद अबूबकर, ज्योति केशरी, लक्ष्मी, समजीत, ये झलक, युवराज, गिटार, सृष्टि, बहुत बढ़िया। ठीक है, इनके अलावा जिन्होंने सही दिया उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, तो आपका बैक्टीरिया सोल मेंबर प्रोटिस्टा नहीं, यहां आना चाहिए था मोनेरा, मोस्ट एबेंडेंट ऑर्गेनिज्म फाउंड एवरीवेयर, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल, सही है। दे ऑल्सो लिव इन हैबिटेट हॉट स्प्रिंग वेयर टेम्परेचर इज वेरी लो नहीं, आपका हाई। ठीक, तो आंसर आपका ये गया। बच्चों ये हम पढ़ेंगे नहीं, बताओ ये हमने कहां पढ़ा था, बताओ हमने कहां पढ़ा था? ऑलरेडी डन इन सेल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी कर लिया था। सेल के अंदर पढ़ा था कोकस, बैसिलस, स्पाइरल, विब्रियो। तो ये हम आपका नहीं पढ़ेंगे और ये आप सहमत भी करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये चीज आपकी पढ़ चुके हैं। बैसिलस रॉड लाइक था, कोकस स्फेरिकल था, ये स्पाइरल था, और ये आपका कॉमा शेप था। यही चीज यहां लिखी है और हम ये ऑलरेडी आपका पढ़ चुके हैं। अब देखिए, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर compared to many other organism. Bacteria as a group show most extensive metabolic diversity। ठीक है, तो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी का मतलब क्या हो गया है कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप के, इसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप के क्या मिलते हैं? न्यूट्रिशन मिलते हैं, डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है। चलिए अब इस चीज को थोड़ा सा हम समझते हैं। अब आप सेकेंड स्लाइड में आइए और हेडिंग लिखिएगा। जैसे जैसे मैं आपको हेडिंग बताऊंगा आप वैसे लिखिएगा। ठीक है, हेडिंग लिखिए न्यूट्रिशन, हेडिंग लिखिए न्यूट्रिशन। ठीक, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? मैं ऐसे करके पढ़ाऊंगा, ऐसे करके। ठीक है, मतलब कुछ चीजें यहां लिखूंगा, कुछ चीजें यहां लिखूंगा, ऐसे करके एक चार्ट बनेगा, आपका कंपैरेटिव स्टडी होगी। ठीक है, तो अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करता हूं, अगर मैं आपके न्यूट्रिशन की बात करता हूं, तो सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो आपका जाएगा, सबसे पहला पॉइंट कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं? मोस्टली हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया आपके कुछ बैक्टीरिया आपके होते हैं ऑटोट्रॉप्स, कुछ बैक्टीरिया होते हैं ऑटोट्रॉप्स।
तो अब आप न्यूट्रिशन के बेसिस पे एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहां पर आप डालेंगे हेडिंग ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स, तो सबसे पहले आप उन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे जो बैक्टीरिया आपके ऑटोट्रॉप्स हैं, जो बैक्टीरिया आपके ऑटोट्रॉप्स हैं। तो अब इन ऑटोट्रॉप्स को मैं दो पार्ट में आपका डिवाइड करने वाला हूं। ये देखिए, दो पार्ट में आपका डिवाइड कर दिया है। एक है आपका फोटो ऑटोट्रॉप्स और दूसरा है आपका कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो एक है फोटो ऑटोट्रॉप्स और एक है आपका कीमो ऑटोट्रॉप्स। पूरा फोकस करिएगा अच्छी तरीके से, मैं कहीं बोर्ड में बीच में खड़ा नहीं रहूंगा, ठीक है? पूरा फोकस करिएगा। फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स। बच्चों, फोटो ऑटोट्रॉप्स के अंदर मैं आपकी पहले एक इक्वेशन लिखता हूं, ठीक है? एक इक्वेशन लिखता हूं। तो बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसकी इक्वेशन होती है CO2 प्लस H2S। गौर फरमाइएगा, CO2 प्लस H2S, गौर फरमाइएगा, ठीक है? CO2 प्लस H2S, ठीक है? और आपका बना ग्लूकोस, आपका बना ग्लूकोस प्लस सल्फर। बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते थे वहां पर H2S की जगह क्या आता था? लिख के बताइए, नहीं तो मैं मानूंगा नहीं। लिख के बताइए, जल्दी से लिख के बताइए। फिर मैंने आपके लिए एक और नई चीज इनिशिएट कर दी है अगले हफ्ते से, वो भी मैं आपको बताऊंगा और आपको मजा आ जाएगा, है ना? बताइए, जब आप छोटी क्लास में फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पढ़ते थे तो यहां पर क्या लिखते थे? बताओ क्या लिखते थे? हाँ, बताओ क्या लिखते थे? वाटर लिखते थे, लेकिन सर ने यहां लिखा है H2S। तो बैक्टीरिया अपनी फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज नहीं करता। बैक्टीरिया अपनी फोटोसिंथेसिस में, एक गुदड़ी का लाल लिख रहा था रॉन्ग, अरे लुखे देख तो ले, पहले बताना क्या चाह रहा हूं। बैक्टीरिया अपनी फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज नहीं करता, वो यूज करता है H2S। इसलिए यहां पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। तो लिख के बताओ, आप जो प्लांट का फोटोसिंथेसिस पढ़ते थे तो वहां वाटर होता था और यहां ऑक्सीजन निकलती थी। बैक्टीरिया अपनी फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज नहीं करता, H2S यूज करता है। तो बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक हुआ या नॉन ऑक्सीजेनिक हुआ? लिख के बताइए। बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक हुआ या नॉन ऑक्सीजेनिक हुआ? लिख के बताइए, लिख के बताइए। बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस कैसा हुआ? ऑक्सीजेनिक का मतलब होता है ऑक्सीजन प्रोड्यूस होना। नॉन ऑक्सीजन, बोले दीवाने, बहुत बढ़िया, अरे बाबा ए मां बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब अब ये दोनों है तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बैक्टीरिया ने अपनी फोटोसिंथेसिस में, बैक्टीरिया ने अपनी फोटोसिंथेसिस में क्या यूज किया? बैक्टीरिया ने अपनी फोटोसिंथेसिस में इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज किया। बिल्कुल सही है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज किया। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, बैक्टीरिया का जो फोटोसिंथेसिस है वो नॉन ऑक्सीजेनिक है। बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस नॉन ऑक्सीजेनिक है। इसका मतलब हो फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन नॉट प्रोड्यूस, ऑक्सीजन नॉट प्रोड्यूस। और बैक्टीरिया
अपने अंदर बताओ कि यहां कौन सी एनर्जी यूज की गई, लाइट एनर्जी या केमिकल एनर्जी, बताइए कौन सी एनर्जी यूज की गई, लिख के बताइए। यहां पर जो एनर्जी यूज की गई वो की गई लाइट एनर्जी, वो की गई आपकी लाइट एनर्जी। ठीक, तो मैं यहां आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं। ये एग्जाम्पल सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जहां पर गैस वैक्यूल आया था वहां पर आए थे। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल हुआ, इसका जो एग्जाम्पल हुआ वो हुआ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पल पल उसकी यादों में मर रहा हूं, कह दो उसे उन यादों की चिता बना के जला दे, उस चिता से उठता हुआ धुआं भी उसी के प्यार का होगा। बच्चों, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और दूसरा एग्जाम्पल है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो पहला एग्जाम्पल क्या हुआ, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और दूसरा हुआ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। दोनों ही फोटो ऑटोट्रॉप्स है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करके खाना बना। यहां वाटर यूज नहीं होता, इसलिए फोटोसिंथेसिस नॉन ऑक्सीजेनिक है, एनर्जी आपकी लाइट है। बच्चों, एक कैटेगरी हमारी हो गई, यहां तक समझ में आया? तो एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। एक लिख रहा है वाह दीवाने, हमें इतना बड़ा हूं मैं तेरे से, कोई बात नहीं, अरे दीवाने। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ में आया, ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में, सारा ही आसान है अब आगे। ठीक है, अरे हम है ना भाई, सब आसान है, कोई डिफिकल्ट है ही नहीं, है ना। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया। अब है कीमो ऑटोट्रॉप। तो मैं अब यहां कुछ नहीं लिखूंगा, अब मैं यहां लिखूंगा। तो मैं यहां एक लाइन खींच देता हूं, ये मैंने लाइन खींच दी। अब मैं यहां कीमो ऑटोट्रॉप के बारे में लिखूंगा। ठीक, चलिए साइड हो जाता हूं, ये लिख लिया होगा। अब इस तरफ आ जाते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप। कीमो ऑटोट्रॉप एक एग्जांपल से समझाता हूं, कीमो ऑटोट्रॉप एक एग्जांपल से समझाता हूं। बच्चों, एक चीज होती है अमोनिया। इस अमोनिया का जब ऑक्सीडेशन होता है, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, इस अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है तो आपका बनता है नाइट्राइट। इस नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन होता है तो आपका बनता है, आपका बनता है, आपका बनता है नाइट्रेट। अमोनिया से बना नाइट्राइट, नाइट्राइट से बना नाइट्रेट, और आपकी एनर्जी रिलीज हुई। तो जो एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी को बोलते हैं केमिकल एनर्जी, उस एनर्जी को बोलते हैं केमिकल एनर्जी। तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ तो आपका नाइट्राइट बना, है ना। अमोनिया का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ तो नाइट्राइट बना। नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन हुआ तो नाइट्रेट बना, और कुछ एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को बोला केमिकल एनर्जी। और ये केमिकल एनर्जी आपकी यूटिलाइज होगी, ये केमिकल एनर्जी यूटिलाइज, केमिकल एनर्जी यूटिलाइज इन एटीपी फॉर्मेशन। तो भाई खाने से भी क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। भाई खाना क्या है, तुम रोटी खा रहे हो, रोटी से क्या मिल रहा है, एनर्जी। अल्टीमेट चाहिए क्या, एनर्जी। तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ नाइट्राइट में, ठीक, नाइट्राइट से नाइट्रेट, नाइट्रेट, इस प्रोसेस में केमिकल एनर्जी रिलीज हुई और वो एनर्जी एटीपी प्रोडक्शन में आपकी यूज हो गई। तो कीमो ऑटोट्रॉप में जो एनर्जी है वो है आपकी केमिकल एनर्जी। अमोनिया से नाइट्राइट बनना, अमोनिया से पहले क्या बना, नाइट्राइट। तो अमोनिया से जो नाइट्राइट बना, यहां जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है उसका नाम है नाइट्रोसोमोनास।
नाइट्रोसोमोनास, तो याद कर लेना, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास। और एक और याद कर लेना, नाइट्रोकोकस। और जो यहां बैक्टीरिया है जो नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा, यहां है आपका नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रो नाइट्रो, सोमोनास, 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 कोका, ओहो, कोका, नाइट्रो, कोका, कोकस, सोमा, रोमा, सोमा, रोमा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर। बच्चों, अमोनिया से नाइट्रेट बनना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोई बताना चाहेगा? अमोनिया से नाइट्रेट बनना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अमोनिया से नाइट्रेट बनना, इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, और ये आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहां पर जो आपकी केमिकल एनर्जी रिलीज हुई है, ये केमिकल एनर्जी आपकी रिलीज हुई क्यों? ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये एनर्जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से रिलीज हुई है। ऐसी एनर्जी को बोलते हैं केमिकल एनर्जी। पूरे प्रोसेस को बोला नाइट्रिफिकेशन, जो 2 स्टेप में हुआ, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, और जो एनर्जी है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से रिलीज हुई। बच्चों, यहां तक समझ में आया तो यस लिख दीजिए। यहां तक समझ में आया तो आप एक बार यस लिख दीजिए, एक बार आप यस लिख दीजिए। यहां तक आपको समझ में आया तो यस लिख दीजिए। तेरी गलियां 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 मुझको तड़पाए। यहां तक समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। बच्चों, ये नाइट्रेट सॉइल से कौन एब्सॉर्ब करेगा? बताओ, कौन लेगा? तुम लोगे पहले या प्लांट्स लेंगे? बताओ, ये नाइट्रेट यहां से कहां जाएगा? ये नाइट्रेट यहां से कहां जाएगा? पहले तुम्हारे पास आएगा या प्लांट्स लेंगे? ये नाइट्रेट बताइए कहां जाएगा? नाइट्रेट, प्लांट नाइट्रोजन की किस फॉर्म को लेना पसंद करता है? सॉइल से। प्लांट नाइट्रोजन की किस फॉर्म को लेना पसंद करता है? प्लांट लेंगे, और प्लांट के मरने के बाद ये नाइट्रेट वापस से कहां आएगा? सॉइल में आ जाएगा। प्लांट के मरने के बाद ये नाइट्रेट वापस से कहां आएगा? सॉइल में आएगा। यहां से नाइट्रेट किसने लिया? यहां से ये जो नाइट्रेट है, यहां से जो नाइट्रेट है, ये किसने लिया? ये नाइट्रेट प्लांट ने लिया, और प्लांट के मरने के बाद ये नाइट्रेट धरती मां में आ गया। ये मेरी धरती मां है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं, ये आपके हेल्प कर रहे हैं, हेल्प्स इन रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रेंट, रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रेंट। क्योंकि ये नाइट्रेट कहां गया? प्लांट में गया, और प्लांट के बाद, प्लांट के मरने के बाद कहां गया? वापस से धरती मां में आ गया। तो इसका मतलब ये जो बैक्टीरिया होते हैं कीमो ऑटोट्रॉप, ये न्यूट्रेंट रिसाइकलिंग में रोल प्ले करते हैं। बच्चों, यहां तक आपका कंप्लीट हुआ। तो आपने ये चीज आपकी देखी, फोटो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप। ठीक, ये हमने ऑटोट्रॉप वाला पोर्शन आपका कंप्लीट किया। और भी एग्जांपल है इसके अंदर, आयरन बैक्टीरिया भी है, सल्फर बैक्टीरिया भी है।
ठीक है, लिखाने को मैं फेरोबैसिलस, लेप्टोथ्रिक्स, बैजियोटा, थियोबैसिलस, बट वो सब सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए था, ये मैंने आपको बता दिया है। चलो, ऑटोट्रॉप एक कैटेगरी हो गई। अब आप हेडिंग डालिए हेट्रोट्रॉप्स। अब आप हेडिंग डालिए हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स ये आपके सबसे ज्यादा मिलते हैं, जो मैं यहां ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करना है। न्यूट्रिशन में मोस्टली कैसे हैं? हेट्रोट्रॉप्स हैं, हेट्रोट्रॉप्स। तो ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा फोकस करिएगा हेट्रोट्रॉप्स, ध्यान से, ठीक, पूरा का पूरा फोकस करिएगा। तो इसके अंदर हम आपका जो पढ़ेंगे पहले, वो पढ़ेंगे सैप्रोफिटिक, वो आप पढ़ेंगे सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। तो बच्चों, ऐसे बैक्टीरिया जो किसके ऊपर फीड करते हैं? जो आपके फीड करते हैं, किसके ऊपर फीड करते हैं? डेड प्लांट पर, या मैं कहूं डेड एनिमल पर। तो ऐसे बैक्टीरिया जो डेड प्लांट और डेड एनिमल पर फीड करते हैं, उनको सैप्रोफिटिक बोलते हैं। इसलिए जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, उनको लोग बोल देते हैं मोस्टली डिकम्पोजर, मोस्टली डिकम्पोजर। तो बच्चों, आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो, इसलिए पहले मैं आपका इतना पोर्शन कंप्लीट करूंगा। इतना पोर्शन पहले मैं ये भरूंगा, उसके बाद ये भरूंगा, तो आपको एकदम क्लियर रहेगा कि सर कैसे चलने वाले हैं। ठीक है, कैसे चलने वाले हैं। अबे सुनो, चलने से याद आया, वो रोहित शर्मा, रिक फ्लेयर बोला था ना इंडिया जीतेगी, बोला था ना भारत माता की जय, इंडिया जीतेगी, और देखो उस दिन इंडिया जीती ना। तो हमेशा देश के साथ खड़े रहिए, चाहे इंडिया 50 रन पे भी आउट हो जाए, तब भी ये ना बोलिए इंडिया हारेगी, यही कहिए इंडिया जीतेगी जीतेगी, है ना। हमें पूरा सपोर्ट करना है, बाकी ईश्वर की मर्जी। ठीक, छोटे में मैं WWE बहुत देखता था, रिक फ्लेयर, है ना, रिक फ्लेयर था, फिर रिक फ्लेयर ने टीम बनाई थी उसके साथ, क्या नाम था वो, क्या नाम था भाई, वो 3 बार ऐसे करता था, RVD इनकी टीम थी, है ना। रिक फ्लेयर पहले ट्रिपल एच और शॉन माइकल की टीम में होता था। ठीक है, तो मैं बहुत देखा है मैंने, है ना। 2003 में एक फाइट हुई थी ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर की, तब मैं 9th या 10th क्लास में था। तो ब्रॉक लेसनर नया नया आया था, उन्होंने अंडरटेकर को हरा दिया था, तो मैं बहुत रोया था उस टाइम। एक वही फाइट है जो मुझे अभी तक याद है। ठीक है, फिर जब गोल्डबर्ग ने उसको हराया था, ब्रॉक लेसनर को हराया था, एक ही स्मैश मारा था खत्म हो गया था भाई। तो मेरी आत्मा को शांति मिली कि कोई तो है जिसने इसको हराया, नहीं तो ब्रॉक लेसनर ने सबको हराया था उस टाइम, अंडरटेकर को हराया था, हुल्क हॉगन तो उस टाइम बूढ़ा हो चुका था, रेसलमेनिया में हुल्क हॉगन को हरा दिया था। ठीक है, स्टोन कोल्ड को भी हरा दिया था, जो भी उस टाइम वो थे, हॉली जो बॉडी फुलाता था ऐसे करके, हॉली, उसको भी हराया था। ठीक है, हाँ, रोमन को भी हराया शायद ब्रॉक लेसनर ने, रोमन इसने, वही है ना, ये तो पंच मारता है जो, हाँ, तो इसने ब्रॉक लेसनर को हराया। ठीक है, लेकिन अब ब्रॉक लेसनर थोड़ा ओल्ड हो गया है ना। तो वो टाइम का जो दौर था ना, वो अलग था अब हमारे टाइम में। ठीक है, चलिए आ जाओ, मोस्टली डिकम्पोजर, मैं कहीं चला गया था, आ जाओ। सैप्रोफिटिक मतलब जो फीड करते हैं डेड प्लांट और एनिमल पर, ये मोस्टली क्या होते हैं? डिकम्पोजर हो गए, अगर डेड प्लांट और डेड एनिमल पे फीड कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा, जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, जो आपके हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, इनका जो रोल होता है, हेट्रोट्रॉप्स का जो रोल होता है, ये आपके एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक बनाई जाती है। ठीक, दूसरा, इनकी हेल्प से आप दूध से दही बना सकते हो।
दूध से, इनकी हेल्प से आप दूध से दही बना सकते हो। दही को मैंने लिखा है कर्ड। तो मिल्क से जो कर्ड बनाता है उस बैक्टीरिया को बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, इसका मतलब लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हुआ जो मिल्क से कर्ड बना रहा है। इन बैक्टीरिया का रोल जो है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया का रोल एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में भी होता है। ठीक, और हेट्रोट्रॉप में मेन कैटेगरी है आपकी सैप्रोफिटिक, जो डेड डिकेइंग पे फीड करते हैं। अब आप मुझे खुद बताइए, सोच के बताइए, अगर डिकम्पोजर या फिर ये बैक्टीरिया डेड प्लांट और डेड एनिमल पे फीड कर रहे हैं, तो ये उनके शरीर का किसको तोड़ रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ रहे हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ रहे हैं? सोच के बताइएगा। डिकम्पोजर क्या करते थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते थे। तो यहां पर ये बैक्टीरिया को जो एनर्जी मिल रही है डेड प्लांट और डेड एनिमल से, तो ये किसके ऊपर फीड कर रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड पे फीड कर रहे हैं या इनऑर्गेनिक? बहुत बढ़िया, शाबाश, यही मांगता था मेरे को, यही मांगता था, अरे यही वाला मांगता था मेरे को, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब ये जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं ये आपके फीड करते हैं, किस पे फीड करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड पे फीड करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड पे फीड करते हैं। उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और फिर सिंपल ऑर्गेनिक को सिंपल इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत होती तो मैं खुद लिख देता, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास 12th में जब डिटेल में पढ़ाएंगे आपको इकोलॉजी, ठीक है, तब आपको ये चीज अपने आप ही बता देंगे, क्योंकि वहां पर इकोसिस्टम में एक पूरा टॉपिक होता है डिकम्पोजिशन, तो वहां ये चीज आ जाती है। यहां मत लिखना, लिखने की जरूरत होती तो मैं खुद ही लिख देता। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड पे फीड करते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, है ना। हमारे शरीर में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस पर फीड करेंगे, उसको तोड़ेंगे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में, फिर और तोड़ेंगे सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिख लो, फीड ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बस इतना लिख लो। लास्ट 2 मिनट में क्या बोला, कुछ मत सुनो ना कुछ लिखो। ठीक, अब और क्या काम करते हैं? और ये आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं इन रूट ऑफ लेग्यूम्स। लेग्यूम्स वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर आपकी दालें आती हैं, जो प्रोटीन के सोर्स होते हैं। ठीक है, ग्राउंडनट आ गया, आपका मूंगफली आ गई, है ना, आपका चना आ गया, आपकी सोयाबीन आ गई, आपका चना आ गया, ग्राम आ गया, पी आ गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट जो प्रोटीन के सोर्स होते हैं, आपकी दालें हो गई, मूंगफली हो गई, आपकी सोयाबीन हो गया, आपका चना हो गया। ठीक है, ये सब लेग्यूम्स के अंदर आते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, यहां पर आपने सुना भी होगा राइजोबियम, राइजोबियम। तो बच्चों मैंने आपको राइजोबियम कैसा बैक्टीरिया हुआ? हेट्रोट्रॉप्स बैक्टीरिया हुआ। किसमें हेल्प करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ये कहां प्रेजेंट होता है? लेग्यूम्स प्लांट की रूट में मिलता है। लैक्टोबैसिलस भी कैसा बैक्टीरिया है? हेट्रोट्रॉप है। मिल्क को किस में कन्वर्ट करेगा? कर्ड में कन्वर्ट करेगा। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया किस में हेल्प करते हैं? एंटीबायोटिक बनवाते हैं। ठीक है, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया डेड प्लांट और एनिमल पे फीड करते हैं, इसलिए सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो है मोस्टली डिकम्पोजर है, या मैं आपसे कहूं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोस्टली आपके क्या होते हैं? डिकम्पोजर होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंदर कैटेगरी है सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, डिकम्पोजर भी हेट्रोट्रॉप्स है, एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में भी हेट्रोट्रॉप्स वाले बैक्टीरिया हैं, लैक्टोबैसिलस भी हेट्रोट्रॉप्स है, राइजोबियम भी हेट्रोट्रॉप्स है। राइजोबियम किसका फिक्सेशन करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। कहां पर? लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में ये काम करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ठीक है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है,
नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए, फटाफट यस लिख दीजिए। आराम आराम से चलेंगे, शॉर्ट मस्त नोट्स बनाते हुए एकदम। 11वीं का क्या ना, छोटा बच्चा होता है। 2-4 लाइन इधर उधर थोड़ा सा खींच दो, थोड़ा वो कर दो तो फिर जैसे उस दिन हो गया था, है ना, तो ध्यान रखेंगे, घबराएगा नहीं, छोटा बच्चा है। छोनू मोनू, छोना बाबू है मेरा, छोना बाबू, छोना बाबू, छोटा बच्चा, ख्याल रखा जाएगा बिल्कुल। ठीक, चलिए ये आपको समझ में आ गया है। तो इसी के लिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, ह्यूमन अफेयर्स। अफेयर मतलब वो वाला अफेयर नहीं, ह्यूमन अफेयर्स की जो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस कर रहे हैं, दही बनाने में काम आ रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। इसका मतलब ह्यूमन वेलफेयर में काफी इनका रोल है, ह्यूमन वेलफेयर। तो इसको ह्यूमन अफेयर्स लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है ह्यूमन अफेयर्स, ह्यूमन अफेयर्स, ह्यूमन अफेयर्स। तो ह्यूमन अफेयर्स का मतलब है यहां वेलफेयर, हमारे लिए फायदेमंद, हमारे लिए फायदेमंद वेलफेयर। ठीक बच्चों, वैसे तो आपने मुझे देखा ही है, 2-3 महीने हो गए पढ़ाते हुए, है ना, मैं कभी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं। ठीक है, हमेशा भाषा की शालीनता बनाए रखता हूं, है ना, तो बनानी भी चाहिए, लेकिन फिर भी कभी जाने अनजाने में कोई ऐसा शब्द निकल जाए जो नहीं निकलना चाहिए, है ना, तो उसके लिए आप हमें माफ कर देना। ठीक है, वैसे तो आप देख लीजिए 3 महीने हो गए, कभी कुछ ऐसे शब्द निकलते ही नहीं है, कभी बहुत रेयरली कभी ऐसा हो जाए जाने अनजाने में, तो आप उसको इग्नोर करिएगा। ठीक, चलिए, तो ये ह्यूमन अफेयर्स का मतलब होता है बेटा ह्यूमन वेलफेयर होता है बेटा, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अब ये आपका हो गया, अब आप यहां पर आइए, इसको खोलते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको बोला, मैंने आपको बोला कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया होते हैं, कौन कौन होते हैं? जैसे मैंने आपको कहा राइजोबियम, ये हुआ आपका पहला एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ है, पहला एग्जाम्पल है राइजोबियम, ये है राइजोबियम। ठीक है, अब राइजोबियम कहां था सर, राइजोबियम कहां प्रेजेंट था? अगर मैं आपसे कहूं सर राइजोबियम था रूट ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूमिनस प्लांट में था। कौन था? राइजोबियम था। तो राइजोबियम रूट ऑफ लेग्यूम्स में है, तो वहां ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा और प्लांट का भी फायदा होगा और राइजोबियम बैक्टीरिया का भी फायदा होगा। इस बैक्टीरिया को प्लांट से शुगर मिलेगी, इस बैक्टीरिया को प्लांट से शुगर मिलेगी और प्लांट का फायदा होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। तो ऐसी रिलेशनशिप को आप क्या बोलते हो, जहां दोनों का फायदा हो और दोनों एक दूसरे के बिना ना रह पाए? ऐसी रिलेशनशिप को आप बोलते हो सिम्बायोटिक रिलेशन, ऐसे को आप बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। तो बच्चों यहां सेप्रोफिटिक जो है आपका, ठीक है, तो यहां पर आपका हमने सेप्रोफिटिक के बारे में बात किया था। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो आपका लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में होता है, जहां उसको प्लांट से फायदा मिलता है, शुगर वगैरह मिलती है और प्लांट में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो जब दोनों ऑर्गेनिज्म साथ में रहें और दोनों का फायदा हो और दोनों एक दूसरे के बिना ना रह पाए, ऐसी रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक। और इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल तो आपका आ ही गया है राइजोबियम। तो पहला एग्जाम्पल आपका हो गया है राइजोबियम। ठीक, और जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है उस टाइम अगर कोई आपसे पूछे कि ये कैसे जीता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के टाइम ये एनारोबिक मोड में होते हैं। एनारोबिक मोड मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में सरवाइव करते हैं। एनारोबिक मोड का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ O2,
एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2। ठीक, तो राइजोबियम रूट ऑफ लेग्यूम से मिलेगा। ठीक है, कैसी रिलेशन है? सिम्बायोटिक है। और कैसा जिएगा? एनारोबिक मोड जिएगा उस टाइम जब ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो बच्चों यहां ये क्या कर रहा है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहा है। एक और एग्जाम्पल है इसका, एक और एग्जाम्पल है इसका, जिसका नाम है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया कहां मिलेगा? फ्रैंकिया मिलेगा रूट ऑफ नॉन लेग्यूम्स। नॉन लेग्यूम्स, इसके एग्जाम्पल पूछे हुए हैं नीट में, कई बार पूछे हुए हैं। फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में मिलेगा, राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में मिलेगा। तो इसका जो एग्जाम्पल जाएगा वो जाएगा प्लांट का एल्नस और कैजुरिना। याद रखना ये एल्नस तो पूछा हुआ है। तो लेग्यूमिनस प्लांट के एग्जाम्पल सर ने यहां लिख दिए, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के एग्जाम्पल सर ने यहां लिख दिए। कैसी रिलेशन है? कैसी रिलेशन है? रिलेशन सर सिम्बायोटिक है। कैसा मोड है? सर मोड एनारोबिक है। तो बच्चों दो एग्जाम्पल आपको बताए गुरुजी ने, पहला राइजोबियम, दूसरा फ्रैंकिया। दोनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, दोनों ही सिम्बायोटिक है और दोनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम एनारोबिक मोड जीते हैं। यहां एग्जाम्पल है ये और यहां एग्जाम्पल है एल्नस एंड कैजुरिना। बच्चों ये चीज अगर आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए, एक बार आप यस लिख दीजिए, ये एक बार आप यस लिख दीजिए। तो राइजोबियम और फ्रैंकिया सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, राइजोबियम और फ्रैंकिया आपके सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं। ये आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। चलिए बहुत आराम आराम से धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट, सम बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हैं आपके जो किसकी तरह काम करते हैं? पैथोजन की तरह काम करते हैं। पैथोजन का मतलब हो गया है इन्फेक्शन, पैथोजन का मतलब हो गया है वो बैक्टीरिया आपके इन्फेक्शन करेंगे। किसको इन्फेक्शन कर रहे हैं भाई? किसी को भी कर सकते हैं, प्लांट को भी कर सकते हैं, ह्यूमन को भी कर सकते हैं, ह्यूमन एनिमल ही एक तरीके से, एनिमल को भी कर रहे हैं, आपके जो पेट्स हैं उसको भी कर रहे हैं। प्लांट को एनसीईआरटी ने क्रॉप लिख दिया है, प्लांट को एनसीईआरटी ने क्रॉप लिख दिया है। प्लांट को कर रहे हैं, ह्यूमन को कर रहे हैं, एनिमल को कर रहे हैं, पेट्स को कर रहे हैं, है ना। और अगर मैं कुछ डिजीज की आपसे बात करूं तो मैंने आपको बोल दिया कॉलेरा हो गया आपका, ठीक है, कॉलेरा हो गया, इसको करता है आपका विब्रियो बैक्टीरिया करता है, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको बोल दिया टिटनेस हो गया, टिटनेस को करने वाला है आपका क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी। आप सिर्फ क्लॉस्ट्रिडियम याद रख लीजिए, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, पूरा नाम है क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, ठीक है। आप क्लॉस्ट्रिडियम याद रख लीजिए। आपका हो गया है टाइफॉइड, टाइफॉइड को करने वाला है साल्मोनेला। मैं कोई बायनोमियल नोमेनक्लेचर फॉलो नहीं कर रहा कि इटैलिक्स में लिखूं, मैं जनरल लिख रहा हूं, ठीक है। ये हो गया। और एक और बीमारी हो गई आपकी सिट्रस कैंकर। बीमारी के बारे में हमें नहीं पढ़ना, बट इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म हमको याद रखने हैं, कौन कर रहा है बस हमें ये याद करना है। तो ये करता है ज़ैंथोमोनास, ज़ैंथोमोनास
सिट्री। तो आपको ये याद करने हैं। कॉलेरा कर रहा है विब्रियो, टिटनेस कर रहा है क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, टाइफॉइड कर रहा है साल्मोनेला, सिट्रस कैंकर क्या है हमें नहीं जानना है। ठीक है, सिट्रस कैंकर कर रहा है ज़ैंथोमोनास सिट्री। ज़ैंथोमोनास सिट्री प्लांट के अंदर है। सिट्रस कैंकर किसके अंदर है? प्लांट के अंदर है। और ये तीनों ह्यूमन के अंदर है। सिट्रस कैंकर प्लांट के अंदर है। तो ये जो चारों की चारों है, ये बैक्टीरियल डिजीज हो गई। ये चारों की चारों आपकी कैसी हो गई हैं? बैक्टीरियल डिजीज हो गई हैं। तो बच्चों, सैप्रोफिटिक डेड प्लांट एनिमल पे फीड किया, हेट्रोट्रॉप्स में डेड प्लांट और डेड एनिमल पे फीड करते हैं। तो हेट्रोट्रॉप्स में कौन आ गया? सैप्रोफिटिक। तो सैप्रोफिटिक एक तरीके से क्या हुए? डिकम्पोजर हुए। ठीक। और हेट्रोट्रॉप का रोल किसमें है? एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में है। मिल्क से कर्ड किसने बनाया? लैक्टोबैसिलस। कैसा बैक्टीरिया है? हेट्रोट्रॉप्स है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में किसका रोल है? राइजोबियम का है। कैसा बैक्टीरिया है? हेट्रोट्रॉप्स है। ये सब हमारा फायदा कर रहे हैं, ह्यूमन अफेयर्स हो गया। राइजोबियम फ्रैंकिया में दोनों में डिफरेंस क्या है? ये लेग्यूम से मिलेगा, ये नॉन लेग्यूम से मिलेगा। दोनों के दोनों उस टाइम कैसे जिएंगे? एनारोबिक मोड में जिएंगे। ठीक। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? पैथोजन की तरह काम करते हैं, प्लांट एनिमल ह्यूमन एनिमल पेट्स पे इंफेक्शन करते हैं। ये आपकी क्या हो गई? बैक्टीरियल डिजीज हो गई। ठीक। तो ये आपका हो गया है। तो बच्चों, यहां तक अगर आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। यहां तक अगर आपको पढ़ाई समझ में आई है तो आप एक बार यस लिख दीजिए। ठीक। सम ऑफ दी बैक्टीरिया कैसे थे? कुछ बैक्टीरिया कैसे थे? ऑटोट्रॉप थे। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, जहां मैंने आपको बताया था H2S। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। कीमोसिंथेटिक का मतलब था आपकी कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी। ज्यादातर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स। तो ज्यादातर आपके कैसे थे? हेट्रोट्रॉप्स थे, जो डिपेंड थे किसके ऊपर? अदर ऑर्गेनिज्म पर। ठीक है, और डेड ऑर्गेनिक मैटर पर। दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। तो यहां आप पैरासिटिक भी बोल सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। डेड ऑर्गेनिक मैटर पर आप बोल सकते हैं सैप्रोफिटिक। आप बोल सकते हैं सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक। तो अब आप ये क्वेश्चन करिए। ये लो, पोल ले लीजिए आप। 45 सेकंड का पोल ले लीजिए। ठीक है, 45 सेकंड का आपको पोल दिया जा रहा है। 45 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। चलिए, बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सिंपल बिहेवियर, लीस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स। सम बैक्टीरिया सिंथेसाइज फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। बैक्टीरिया आर ओनली फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। Vast majority bacteria heterotroph depend on other organism और dead organic matter। चलिए बताइए क्या आंसर जाएगा? कितने स्टेटमेंट इसमें से सही हैं? बताइए। मैं साइड हो गया हूं। कितने स्टेटमेंट इसमें से आपके सही हैं? बताइए। मस्त क्वेश्चन है, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, खुद का डिजाइन किया हुआ। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये मैं खुद बना के लेकर आता हूं, कहीं से कोई कॉपी नहीं होते, सारे क्वेश्चन मेरे खुद के हैं। इसको कोई कॉपी कर ले तो मैं नहीं कह सकता। चलिए देखते हैं। 49% लोगों ने कहा ए। किस किस ने कहा? प्रियांशु नागर। हे प्रियांशु, हाउ आर यू? व्हाट्सअप प्रियांशु, कैसा है प्रियांशु? आई एम फाइन, यू आर ऑल्सो फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। हे आमिर, हे शिवम, हे स्वीटी, हे कम ऑन स्वीटी, नवनीत, कुणाल, सबा, सुजल, हे सुजल, हे आयुष, हे आसिफ, हे मैसी मैसी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैन खा जाएंगे तुझे। ठीक। हाँ, चलिए। तो अब इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गलत हुआ कोई बात नहीं। बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर में बैक्टीरिया कैसा था? सिंपल था। और बिहेवियर में कैसा था? कॉम्प्लेक्स था। तो पहला हो गया गलत। लीस्ट एक्सटेंसिव, मोस्ट एक्सटेंसिव, दूसरा भी हो गया गलत। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप नहीं,
हेट्रोट्रॉप, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, सम बैक्टीरिया सिंथेसाइज फूड, बिल्कुल सही है। सम बैक्टीरिया मतलब ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया की बात हो रही है, जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से खाना बनाते हैं। बैक्टीरिया आर ओनली फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप नहीं, बट ऑल्सो कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। ये आपका गलत हो गया। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये आपका सही है। तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अब आप देखिए जरा, अभी ये हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि ये अलग टॉपिक है। तो जो मैंने आपको कीमो बताया वो कहां है, वो कहां है, देखो जरा मैं आपको बताता हूं कहां है। इसके अंदर है, इसके अंदर है। कहां से है वो मैं आपको दिखाता हूं कहां से है। हाँ, यहां से है, देखो एनसीईआरटी जब आप खोलोगे तो बच्चों ये अलग टॉपिक है, ये आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये तो तब पढ़ाया जाएगा ना जब आप बैक्टीरिया खत्म कर लेंगे। तो आर्की बैक्टीरिया है, तो इन्होंने जो चीज मैंने आपको समझाई है वो पार्ट्स में दी गई है ना। वो इन्होंने कैसे समझाई है, पार्ट्स में समझाई है ना। वो इन्होंने कैसे समझाई है, पार्ट्स में समझाई है। ठीक है, अब देखिए यहां पर दी हुई है, तो जैसे जैसे मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं, जितनी मैं पढ़ रहा हूं वैसे ही पढ़ना। जो लाइन मैंने अभी टच मी नहीं की, इसका मतलब वो टॉपिक अभी हमने नहीं पढ़ा है। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया and use the energy for ATP production. They play a role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. क्योंकि कीमोसिंथेटिक के अंदर आयरन बैक्टीरिया भी आते हैं, सल्फर बैक्टीरिया भी आते हैं, बट इनके प्रोसेस और इनके एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में नहीं दिए, इसलिए मैं सिर्फ नाइट्रोजन पर आपका फोकस किया। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का हमने ये पैराग्राफ आपका कंप्लीट कर लिया है। अब जरा ये क्वेश्चन करिए, ये लीजिए पोल ले लीजिए, 45 सेकंड का पोल ले लीजिए। चलो करिए क्वेश्चन। ऑक्सीडाइज वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया प्ले रोल इन न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन फॉस्फोरस, एग्जांपल्स आर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। बताइए क्या आंसर जाएंगे। आपके सामने पोल है, टीचर बोर्ड से साइड में है, आपको अच्छे से दिख जाएगा, और बताइए क्या आंसर जाएगा। कुछ लिख रहे हैं डी, सभी लिख रहे हैं डी। देखते हैं 45 सेकंड में आप इसका जवाब देंगे। हमारे ही चैनल पे हम आपको दिखा रहे हैं ये वाली न्यूज कि बिपाशा की शादी हो गई है। तेरी गलियां, देखो आंसर कितनी जल्दी आ जाता है ना। पोल में टाइम बहुत जाता है, पर थोड़े थोड़े कभी कभी करा देने चाहिए। 80% लोगों ने कहा आंसर है डी। हे मालिक, हे कुणाल, हे साकिब, हे साकिब, कैसे हो तुम? मैं भी अच्छा हूं, तुम भी अच्छे हो। प्रशांत, सक्षम, मनोज कुमार। ठीक है, तो ये हमारा है लीडर बोर्ड। तो अब आपका जो आंसर गया वो गया ये, तो मतलब ये भी सही था, ये भी सही था। यहां ऑर्गेनिक की जगह आना था इनऑर्गेनिक। ठीक, आ जाओ जरा। हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबेंडेंट, सबसे ज्यादा यही मिलते हैं। मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर, मैनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, ह्यूमन अफेयर्स। ठीक है, जहां मैं वेलफेयर की बात की थी। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, जहां मैंने किसकी बात की थी, लैक्टोबैसिलस की बात की थी। एंटीबायोटिक बना रहा है, एंटीबायोटिक बहुत सारी है, मैं एक बता देता हूं, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक। और इसको बनाने वाला जो बैक्टीरिया है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिस। नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस रूट, लेग्यूमिनस रूट है, तो इसका मतलब यहां है आपका राइजोबियम। सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप मतलब प्लांट, फार्म एनिमल एंड पेट्स। कॉलेरा, विब्रियो, टाइफॉइड, साल्मोनेला, टिटनेस, क्लॉस्ट्रिडियम एंड सिट्रस कैंकर। ठीक है, जेंथोमोना सिट्री, डिजीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। चलो
दो तीन पोल करा दिए, बिना पोल के करो। हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया आर लेस अबेंडेंट इन नेचर। लेस नहीं, मोर अबेंडेंट। तो आपका पहला तो हो गया है गलत, पहला हो गया है गलत। मेजॉरिटी आर डिकम्पोजर, सही है। दे डू नॉट हैव इंपैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, दे हैव इंपैक्ट, गलत हो गया। हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, सही है। लैक्टोबैसिलस इज ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप नहीं रे दीवाने, हेट्रोट्रॉप, गलत हो गया। क्या लिख रहे हैं? ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन जी है। कईयों को लगा आखिरी ऑप्शन डी है, क्योंकि चार ही ऑप्शन होते हैं। आखिरी ऑप्शन जी, जूनियर जी। ठीक है। दे हेल्प इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, फिक्सिंग नाइट्रोजन लेग्यूम स्टेम, मीनली लेग्यूम रूट, गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर गया बोथ बी एंड डी आर करेक्ट। शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो, मैं चाय लाया था, दिख रही होगी आधा कप बची हुई है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी लाया था एकदम 6:05 6:10 पे। मैं कहा 6:15 पे क्लास है, तो फिर क्लास शुरू हो गई तो ये ठंडी हो गई। सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, पेट्स, फार्म एनिमल, क्रॉप, ठीक ही लग रहा है। कोलेरा, टिटनेस, टाइफाइड, सिट्रस कैंकर कॉज बाय वायरस, वायरस नहीं रे, बैक्टीरिया है। ठीक है, बोथ क्या था, सब आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, पेट्स, फार्म एनिमल, क्रॉप, ठीक है। बोथ इनकरेक्ट, नहीं नन नहीं, आंसर जाएगा ऑप्शन ए, आंसर जाएगा ऑप्शन ए। ए, तो अब आपको पता चल गया कि हमने कितनी एनसीईआरटी पढ़ ली है। ठीक है, हमने कितना आपका एनसीईआरटी कर ली है, आपको पता चल गया। ठीक, अब ये वाला क्यों नहीं किया भाई, ये तो अलग टॉपिक है ना, आर्की बैक्टीरिया तो अलग टॉपिक है। पहले गुरुजी बैक्टीरिया खत्म करेंगे तभी तो आर्की बैक्टीरिया पढ़ाएंगे। और सर ये वाला क्यों नहीं किया, ये जो लिखा है ये अलग टॉपिक है ये ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए लिखा है, तो तुम पहले बैक्टीरिया पढ़ रहे हो। अच्छा, हाँ, यहां मिक्स करके दिया हुआ है ना, इसलिए बेटा। अब तुमने ये पढ़ा, चलो अब ये वाला पैराग्राफ हम देखते हैं। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ, तो अगली स्लाइड पर आइए। ठीक है, ये हमारा पहला स्लाइड थी, ये दूसरी स्लाइड थी, ये आपकी तीसरी स्लाइड थी। ठीक है, तो आपने ये 3 स्लाइड पढ़ ली। अब आपकी चौथी स्लाइड है। चौथी स्लाइड में आप हेडिंग डालिए रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, तो चौथी स्लाइड में आप हेडिंग डाल दीजिए रिप्रोडक्शन। तो अब हम आपको रिप्रोडक्शन दिखाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, बैक्टीरिया में अगर मैं आपसे कहूं कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, बैक्टीरिया में सिर्फ ओनली एसेक्सुअल होता है, ओनली एसेक्सुअल होता है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल, मतलब बताऊंगा उसका क्या है। ओनली एसेक्सुअल होता है, इसका मतलब बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल नहीं होता, याद रखना। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, एब्सेंट है। कोई गैमेट्स नहीं बनते, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, कोई जायगोट नहीं होता, कोई मियोसिस नहीं होता। नो जायगोट, नो फर्टिलाइजेशन, नो गैमेट, नो मियोसिस, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो गैमेट्स, नो जायगोट, नो फर्टिलाइजेशन, नो सेक्सुअल, कुछ नहीं होता, सिर्फ होता है एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल में भी 2 चीजें हैं। एक, जब माहौल बहुत अच्छा होगा, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन मतलब जब न्यूट्रिएंट एकदम बेहतरीन, खूब सारा न्यूट्रिएंट मिलेगा, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर भी मिलेगा, पूरा खाना मिलेगा, बढ़िया सा फेवरेबल कंडीशन। और दूसरी है अनफेवरेबल कंडीशन, जब अच्छी कंडीशन ना हो, खाना भी प्रॉपर ना हो। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन।
फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो बैक्टीरिया के अंदर अगर कोई आपसे पूछे कि उसका फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, तो आप कहेंगे बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया बाइनरी फिशन करता है, ठीक। और अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया के अंदर स्पोर बनती है, एक स्पोर बनती है। स्पोर का नाम एनसीईआरटी में नहीं है, बस मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं। उस स्पोर को बोलते हैं एंडोस्पोर। उस स्पोर को बोलते हैं एंडोस्पोर। आप चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो, बस हल्का सा मैंने बताया, इसका आंसर सुनो, यहां से निकाल दो। बैक्टीरिया में सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो कंडीशन में होता है, फेवरेबल और अनफेवरेबल। जब फेवरेबल होता है तो बाइनरी फिशन होता है, जहां पर एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया बना लेता है, मतलब एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल बना लेगी। और अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया में एक स्पोर बनती है, जिस स्पोर को बोलते हैं एंडोस्पोर, ठीक। तो अगर मैं कहूं बैक्टीरिया का फेवरेट कौन सा है, बताओ इन दोनों में बैक्टीरिया का फेवरेट कौन सा है, जब बताओ किससे वो करना पसंद करेगा, उसका मन किस में करेगा, उसका फेवरेट कौन सा है। अगर कोई आपसे पूछे उसका फेवरेट कौन सा है, उसका जो फेवरेट है वो है आपका बाइनरी फिशन। वो है उसका जो फेवरेट है वो है आपका बाइनरी फिशन, ठीक। और एक चीज और याद रखना, बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन जो होता है वो ए माइटोसिस से होता है। ए माइटोसिस हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें पढ़ना नहीं है, ए माइटोसिस से होता है, ठीक। जैसे एक चीज होती है माइटोसिस, आपको पढ़ाया गया, एक चीज होती है मियोसिस, आपको पढ़ाया गया, ऐसे ही एक चीज होती है ए माइटोसिस जो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको नहीं पढ़ाया गया, ठीक। लेकिन जब आपकी क्लास 11वीं कंप्लीट हो जाएगी तो हर चैप्टर के मैं 20 से 25 मिनट के लेक्चर लूंगा, जिनमें एक्स्ट्रा टॉपिक कवर कराए जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आउट ऑफ एनसीईआरटी, ताकि चीजें क्लियर रहे। अगर अभी सब मिक्स कर दूंगा तो इतने सारे नोट्स बन जाएंगे, लास्ट में एनसीईआरटी भी याद नहीं रह पाएगी, ठीक। तो ए माइटोसिस, ए माइटोसिस, ठीक। तो यहां तक अगर आपको समझ में आया तो बैक्टीरिया में जो बाइनरी फिशन होता है वो माइटोसिस नहीं होता, वो मियोसिस नहीं होता, वो बाइनरी फिशन ए माइटोसिस के थ्रू होता है। बैक्टीरिया की जो सेल डिवाइड करती है, एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में फॉर्मेशन करता है, एक बैक्टीरिया जो डिवाइड करके दो बैक्टीरिया बनाता है, तो वो जो डिवीजन है वो डिवीजन माइटोसिस नहीं है, मियोसिस नहीं है, बल्कि एक तरह का क्या है, ए माइटोसिस है। बच्चों यहां तक समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, ठीक है, एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, क्या लाइन लिखी है, लिखा है सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं। एक चीज की गांठ बांध ले, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं है, कोई मियोसिस नहीं है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है। इस लाइन का क्या मतलब है सर? फिर इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह है कि एक बैक्टीरिया, ये रहा तेरा एक बैक्टीरिया, ये रहा तेरा एक बैक्टीरिया, ठीक, और ये रहा तेरा दूसरा बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया है B1, ये बैक्टीरिया है B2। तो B1 और B2, B1 और B2 के बीच में एक ट्यूब कनेक्ट होती है, इनके बीच में एक ट्यूब बनती है, इनके बीच में एक ट्यूब बनती है। क्या बनती है? ट्यूब बनती है। तो B1 और B2 के बीच में एक ट्यूब बनती है जिसकी हेल्प से दो बैक्टीरिया कनेक्ट करते हैं।
तो B1 का जो डीएनए है वो जाता है किसमें? B2 के अंदर। तो डीएनए फ्रॉम B1, डीएनए फ्रॉम B1, एक बैक्टीरिया का डीएनए, डीएनए फ्रॉम B1 मूव टू अनदर बैक्टीरिया, और अनदर बैक्टीरिया का नाम है B2। बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये लाइन है, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जाए, किसके थ्रू जाए? एक ट्यूब के थ्रू जाए। इन दो बैक्टीरिया को कनेक्ट करती है एक ट्यूब। तो इस बैक्टीरिया ने एक ट्यूब बनाई और उस ट्यूब की हेल्प से इस बैक्टीरिया से जुड़ गया। तो डीएनए फ्रॉम B1 मूव टू अनदर बैक्टीरिया B2। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। इस प्रोसेस को बोला कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन एक प्रिमिटिव मेथड है, प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर। एक बैक्टीरिया ने एक ट्यूब बनाई और उस ट्यूब की हेल्प से दूसरे बैक्टीरिया से जुड़ गया। तो इस ट्यूब से होता हुआ इसका डीएनए इसमें आ गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। मतलब ये एक कॉन्जुगेशन एक तरीके का पुराना ओल्ड मेथड है जिसमें एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जाता है। इसी को किताब ने लिखा है सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसी सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ एक लाइन लिखी है प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर। प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर। जिसने पिलाई लिखा, अरे गजब, पिलाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था एक्चुअल में क्या होता है। पिलाई एक ट्यूब बनाते हैं जिनको बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब की हेल्प से एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जाता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं आप कॉन्जुगेशन। तो मैं आपको ये पिलाई और इसे छुपाना चाहता था, लेकिन एक कुछ बच्चों ने, कुछ नहीं सबने लिखना शुरू कर दिया पिलाई, तो फिर बताना पड़ा, है ना। पिलाई होते हैं बेटा, तो ये पिलाई हैं जो ये ट्यूब बनाते हैं, ठीक। हाँ, तो बच्चों यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। अगर आपको यहां तक की पढ़ाई समझ में आई है तो आप यस लिख दीजिए, ठीक है, यस लिख दीजिए। अब आप देखिए, इसकी लेबलिंग याद कर लेना। ये डीएनए है, ये मेम्ब्रेन है, और बाहर आपकी क्या है? सेल वॉल है, ठीक है, बाहर आपकी सेल वॉल है। डिवाइडिंग बैक्टीरिया मतलब यहां क्या हो रहा है? यहां आपका बाइनरी फिजन हो रहा है। तो ये आपका बाइनरी फिजन हो रहा है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, मतलब इसका फेवरेट है फिजन। sometime under unfavorable condition they produce, sometime under unfavorable condition, इसका मतलब फिजन फेवरेबल कंडीशन में होता है। प्रोड्यूस स्पोर, स्पोर का नाम गुरुजी ने बताया एंडोस्पोर। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर। इसका मैंने एक एग्जांपल आपको बताया, एक टाइप मैंने आपको बताया कॉन्जुगेशन। और भी टाइप होते हैं लेकिन वो क्लास 12th में बात करेंगे। टाइम टेबल बेटा मैं कल दूंगा, है ना, R&D चल रही है उसके ऊपर, ठीक है, तथ्य के साथ में आऊंगा। चलो बताओ क्वेश्चन। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक। दूसरा, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। तीसरा, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एडवांस टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। चौथा, भाई इसमें वो ऑप्शन तो है ही नहीं, तो पोल को हटा देते हैं, पोल को कैंसिल किया जाए, पोल को कैंसिल किया जाए। बिना पोल के बताओ मतलब क्या आंसर जाएगा? मैं आंसर भी बोल दिया। हाँ, पोल को भूल जाओ, ठीक है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन अंडर अनफेवरेबल, नहीं फेवरेबल।
बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर ड्यूरिंग फेवरेबल नहीं, अनफेवरेबल। बताओ, लिख के बताओ, लिख के। अब पांचवा ऑप्शन कहां से लाऊं? दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एडवांस, एडवांस नहीं, प्रिमिटिव है। काफी लोगों ने ना थर्ड लगाया होगा मुझे लगता है। ऑल आर करेक्ट नहीं, तो बेटा आंसर तो कोई नहीं जाएगा। देखो 26% लोगों ने सी लगाया, डी लगाया, तो आंसर तो कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऑल आर करेक्ट नहीं, ऑल आर इनकरेक्ट। आंसर जाएगा ऑप्शन ई, आंसर जाएगा ऑप्शन ई, ऑप्शन ई। तो बच्चों हमने बैक्टीरिया पढ़ लिया। ठीक है, ये एनसीईआरटी हो गई, ये एनसीईआरटी हो गई। ठीक है, ये एनसीईआरटी हो गई, ये बड़ा पैराग्राफ हमारा बचा है। ठीक है, अब ये आर्की बैक्टीरिया खत्म कर देते हैं, छोटा टॉपिक है। ठीक है, चलिए बच्चों, यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो एक बार हमारा सम्मान बढ़ा दीजिए। आज का लास्ट टॉपिक है आर्की बैक्टीरिया। ठीक, फिर हम कल ब्लू ग्रीन एल्गी माइकोप्लाज्मा खत्म करके प्रोटिस्टा स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। इसका और कल वाले लेक्चर का रिवीजन लेक्चर हम आपको कल प्रोवाइड करा देंगे, जो कल हुआ था। ठीक है, हैंड रिटन नोट सैटरडे को आपको मिल जाएंगे। चलिए अब आप डालिए आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। देखिए अब आप हेडिंग डालिए, एक ही स्लाइड में खत्म कर दूंगा। आर्की बैक्टीरिया। बच्चों जब भी मैं नॉर्मल बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं, अभी तक मैं बैक्टीरिया बैक्टीरिया कर रहा था, है ना, अभी तक मैं बैक्टीरिया बैक्टीरिया कर रहा था, तो इसका मतलब मैं यू बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं। ई यू, ई यू, ई यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, जिसकी स्पेलिंग क्या होती है, लिखना मत, जिसकी स्पेलिंग लिखना मत, लिखना मत, जिसकी स्पेलिंग क्या होती है, यू बैक्टीरिया। तो अगर मैं बैक्टीरिया बोल रहा हूं, तब से पूरे लेक्चर में मैं बैक्टीरिया बैक्टीरिया बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं यू बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो नॉर्मल, आप जो बैक्टीरिया बोलते हो, मतलब आप यू बैक्टीरिया बोलते हो, इनके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो थोड़े से अलग है, थोड़े से अलग है, प्रिमिटिव है, बहुत प्रिमिटिव है। मतलब ये बैक्टीरिया जो है आपके प्रिमिटिव है, एंशिएंट बैक्टीरिया है, और कुछ डिफरेंसेस इनके अंदर मिलते हैं। जैसे कि इनकी जो सेल वॉल होती है ना, इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से नहीं बनी होती। इनकी सेल वॉल जो होती है वो अलग चीज से बनी होती है, जिसको बोलते हैं स्यूडोम्यूरिन, जिसको बोलते हैं स्यूडोम्यूरिन, स्यूडोम्यूरिन। ठीक है, स्यूडोम्यूरिन। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं आर्की बैक्टीरिया के बारे में, पहला पॉइंट क्या हो गया, प्रिमिटिव है, सेल वॉल स्यूडोम्यूरिन से बनी है, मतलब यहां पेप्टाइडोग्लाइकन आपका नहीं मिलता। ठीक, और डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है इसका, इसका जो सेल वॉल है उसका जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल बैक्टीरिया के कंपेयर में डिफरेंट है। क्योंकि आपने देख लिया, जब मैं नॉर्मल बैक्टीरिया बोलता हूं तो पेप्टाइडोग्लाइकन बोलता हूं सेल वॉल में। भाई जब मैं नॉर्मल बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करता हूं तो पेप्टाइडोग्लाइकन की बात करता हूं, बट इसकी वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है, यहां सेल वॉल है, इसका यहां पर स्यूडोम्यूरिन है। इसका मतलब आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल बैक्टीरिया के कंपेयर में सेम है या डिफरेंट है? सर इसकी सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल बैक्टीरिया के कंपेयर में इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। और सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से ये बैक्टीरिया आपके हार्श कंडीशन में, हार्श या मैं कहूं एडवर्स कंडीशन में
सरवाइव करते हैं। ठीक, तो ये बैक्टीरिया कैसे है? प्रिमिटिव है। सेल वॉल किसकी बनी है? स्यूडोम्यूरिन की बनी है। इनके सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये हार्श एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करते हैं। और आर्की बैक्टीरिया जो है आपके, आर्की बैक्टीरिया जो है आपके, वो तीन तरीके से है, तीन तरीके से है। पहला है आपका, एक यहां आएगा, एक आपका यहां आएगा, दूसरा आपका यहां आएगा, और तीसरा आपका यहां आएगा। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आर्की बैक्टीरिया हैं। ठीक है, पहला जो है आपका वो है आपका मीथेनोजन। पहला है आपका मीथेनोजन्स। दूसरा है आपका हैलोफाइल्स, और तीसरा है आपका थर्मो एसिडोफाइल्स। तो मैं लाइन खींच देता हूं ताकि आपको पता रहे। इतने में पढ़ेंगे मीथेनोजन्स, इतने में पढ़ेंगे हैलोफाइल्स, और इतने में पढ़ेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स। तो आपके नोट्स एकदम क्लियर रहेंगे। आर्की बैक्टीरिया तीन टाइप के हो गए हैं। पहला हो गया है आपका मीथेनोजन्स, दूसरा हैलोफाइल्स, और तीसरा थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक, नोट्स एकदम बढ़िया बन रहे हैं, सब क्रिस्टल क्लियर है। तो एक बार यस की बार लगा दो, एक बार आप यस की बार लगा दो। तो मीथेनोजन्स का इतना एरिया में लिखेंगे, हैलोफाइल्स का छोटा एरिया चाहिए, थर्मो एसिडोफाइल्स का इतना एरिया चाहिए। ठीक, तो एकदम आपको क्लियर है, इतना एरिया मीथेनोजन्स का है, इतना एरिया हैलोफाइल्स का है, इतना एरिया थर्मो एसिडोफाइल का है। ठीक, हाँ, तो अब आपको बिल्कुल क्लियर है कि सर कैसे स्लाइड में लिखने वाले हैं। आपको खुद पता है सर यहां भी लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले सर हैलोफाइल्स में लिखेंगे, क्योंकि इसमें कम लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना, कम लिखना है। ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो ऐसी जगह मिलेंगे जहां नमक ज्यादा हो, नमक ज्यादा है। हैलोफाइल्स मतलब ऐसी जगह मिलेंगे जहां सॉल्टी रीजन हो, जहां नमक ज्यादा है। बस इतना ही लिखना था हैलोफाइल्स में। हमने तो नीचे तक लंबा वाला स्केल लेकर आए थे, खींच दी थी लाइन। अरे दीवाने, इतना ही लिखना था, सॉल्ट रीजन, ऐसी जगह जहां पर सॉल्ट मिलता है, ऐसी जगह जो बैक्टीरिया मिलते हैं उनको बोलते हैं हैलोफाइल्स, उनको बोलते हैं हैलोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग। थर्मो का मतलब क्या हुआ? थर्मो का मतलब क्या हुआ? थर्मो का मतलब हुआ हाई टेम्परेचर। थर्मो का मतलब क्या हुआ? थर्मो का मतलब हुआ हाई टेम्परेचर। और एसिडोफाइल्स का मतलब क्या हुआ? एसिडोफाइल्स का मतलब हुआ एसिडिक कंडीशन। एसिडोफाइल्स का मतलब हुआ एसिडिक कंडीशन। तो अगर कंडीशन एसिडिक होगी तो पीएच हाई होगी या लो होगी? सोच के बताओ सर। पीएच लो होगी। ऐसे बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर और लो पीएच में मिलेंगे, थर्मो का मतलब हाई टेम्परेचर, हॉट स्प्रिंग, थर्मो हाई टेम्परेचर, एसिडोफाइल एसिडिक कंडीशन। ऐसी जगह जहां तापमान ज्यादा हो और पीएच कम हो, वहां मिलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। और लास्ट है मीथेनोजन्स, उसके बाद आर्की बैक्टीरिया खत्म। अब मीथेनोजन्स का डब्बा बड़ा बनाया है सर ने, इसका मतलब यहां माल ज्यादा है। बिल्कुल सही। मीथेनोजन्स, मीथेनोजन्स। ठीक बच्चों, कैटल, काउ एंड बफेलो। ठीक है, कैटल, कैटल,
जिसमें आपका मैंने बोल दिया काऊ बोल दिया और बफेलो बोल दिया, काऊ बोल दिया और बफेलो बोल दिया। ठीक, कैटल का जो स्टमक है, मतलब जो गट है, ठीक है, कैटल का जो स्टमक है, जो आपका गट है, कैटल के स्टमक, ठीक है, स्टमक मतलब स्टमक है जो उसका गट है, उसके अंदर आपके मीथेनोजेंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मीथेनोजेंस मिलते हैं। तो मीथेनोजेंस बैक्टीरिया, अब जो गाय भैंस चारा खाती हैं, गाय भैंस के चारा में क्या मिलता है? सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज के डाइजेशन में कैटल, काऊ, बफेलो के स्टमक में आपके मिलते हैं मीथेनोजेंस। तो स्टमक में आपके क्या मिलते हैं? मीथेनोजेंस प्रेजेंट। ठीक, अब गाय भैंस जो खाना खाती हैं, जो चारा खाती हैं, उनमें सेलुलोज मिलता है। तो ये बैक्टीरिया उनके स्टमक में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? हेल्प करते हैं सेलुलोज के डाइजेशन में। भाई काऊ, बफेलो ने क्या खाया? चारा खाया। चारे में क्या है? सेलुलोज है। उस सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं मीथेनोजेंस बैक्टीरिया, जो काऊ बफेलो के स्टमक के अंदर है। तो इससे गाय भैंस का फायदा हुआ और मीथेनोजेंस को भी रहने की जगह मिल गई है। तो ऐसी रिलेशनशिप को बोलते हैं मतलब की दुनिया। ऐसी रिलेशनशिप को मैंने कल की मूवी देख ली, ऐसी रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। कैटल, काऊ, बफेलो के स्टमक में मिलता है मीथेनोजेंस, जो वहां पर सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह भी मिल रही है और गाय भैंस का भी फायदा हो रहा है। ऐसी रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक। ठीक है, अब गाय भैंस क्या निकालेगी? गोबर निकालेगी, है ना। गाय भैंस क्या निकालेगी? गोबर निकालेगी। तो जो गोबर है, जो आपका डंग है, जिसको आप एक्सक्रीट्रा बोल रहे हो, तो भैया गोबर में क्या मिलेगा? गोबर में वही मिलेगा जो पेट में था। तो गोबर के अंदर आपका सेलुलोज मिलेगा और क्या मिलेगा? मीथेनोजेंस मिलेंगे। तो गोबर में सेलुलोज मिलेगा और मीथेनोजेंस मिलेंगे। तो इस गोबर की हेल्प से, इस गोबर की हेल्प से आप क्या बना सकते हो? इस गोबर की हेल्प से, इस गोबर को इकट्ठा करो और गांव में क्या लगाते हैं? बायोगैस प्लांट। तो इस गोबर से आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हो? गोबर से आप मीथेन प्रोड्यूस कर सकते हो, जो कि बायोगैस की मेन गैस होती है। किसकी हेल्प से करोगे? मीथेनोजेंस की हेल्प से करोगे। तो गाय भैंस का जो गोबर होता है, उन गोबर में मीथेनोजेंस होते हैं। ये मीथेनोजेंस इस गोबर में जो सेलुलोज होता है, उससे मीथेन प्रोड्यूस करवा सकते हैं और मीथेन एक मेन कंपोनेंट होता है बायोगैस का। तो बच्चों, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ तो यस लिखिए। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ तो यस लिखिए। फटाफट यस लिख दीजिए, फटाफट यस लिख दीजिए। और मीथेनोजेंस कहां मिलते हैं? मीथेनोजेंस मिलते हैं आपके मार्शी रीजन में। मार्शी रीजन का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जो पूरे साल या कई महीने पानी से भरी रहती है, ऐसी जगह को बोलते हैं मार्शी रीजन। और यहां पेड़ ज्यादा नहीं मिलते, घास मिलता है, ग्रास मिलता है, घास मिलता है, ग्रास मिलता है, ज्यादा वुडी ट्रीज नहीं मिलते। ऐसी जगह जो पूरे साल या मैक्सिमम टाइम पानी से भरी रहती है, ठीक है,
मार्शी रीजन, वेटलैंड्स भी, कई जगह पर वेटलैंड्स भी लिखा हो सकता है, वेटलैंड्स, वेटलैंड्स। तो मार्शी रीजन, वेटलैंड्स, ठीक है। ऑक्यूपाइड बाय वाटर, ऑक्यूपाई बाय वाटर मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो गाय भैंस के अंदर स्टमक में आपका मिथेनोजेंस प्रेजेंट है जो वहां सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। ऐसी रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक। गाय भैंस का जो गोबर है उसमें सेलुलोज और मिथेनोजेंस होंगे, तो इस सेलुलोज को ये मिथेनोजन कन्वर्ट कर देगा और आपका बायोगैस बना देगा, जिसका मेन कंपोनेंट है आपका मीथेन, मीथेन बना देगा। और ये मार्शी रीजन में मिलते हैं मिथेनोजेंस, जहां पर पानी भरा रहता है, पानी भरा रहता है, ठीक। तो मार्शी रीजन, वेटलैंड्स भी बोल सकते हैं, ऑक्यूपाइड बाय वाटर मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो ये जो एनिमल्स हैं इन, हाँ, मिथेनोजेंस का मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा, बाकी के मैंने एग्जांपल नहीं बताया, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मिथेनोजेंस के आप एग्जांपल याद रखिएगा, ठीक है। इसका आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक। तो यहां पर तो जगह भर गई है, तो मुझे सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है, तो मैं यहां पे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप बताइए, आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखना है, आप नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लीजिए। एक एग्जाम्पल लिखना है, यहां पर लिख देता हूं, यहां लिख दूं, शैल आए, यहां पर एग्जाम्पल लिख दूं, एक एग्जाम्पल लिखना है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। वो वाला काम मत करना क्लोरेला और क्लाइमोडोमोनास का। एक एग्जाम्पल के लिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ, है ना, मजा नहीं है। एक ही एग्जाम्पल लिखना है, यहां ही लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है। भूली बिसरी एक कहानी, फिर याद आई एक बात पुरानी, है ना। हाँ भाई, यहां लिख देते हैं यार, एक एग्जाम्पल में क्या लिखा है, दिक्कत है। मीथेनोबैक्टीरियम, ये एग्जाम्पल लिख लेना, है ना, मीथेनोबैक्टीरियम, ठीक है। और ये जो एनिमल है इनको रूमिनेंट भी बोल सकते हैं, रूमिनेंट एनिमल, रूमिनेंट, ठीक। चलिए, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया है, ठीक है। अब आइए जरा आर्की बैक्टीरिया देख लेते हैं एनसीईआरटी से, फिर पूरे का रिवीजन करवा दूंगा एक बारी में, और फिर रिवीजन प्लानर दे दूंगा, और फिर कल मिलेंगे टाइम टेबल के साथ। आ जाओ। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat, adverse condition. Harsh habitat मतलब salty area, halophiles, hot spring, thermoacidophiles, marshy area, methanogens. Archaebacteria differ from other bacteria in having different cell wall structure. क्या मिलेगा? स्यूडोम्यूरिन। और इसी की वजह से रिस्पॉन्सिबल, ये सरवाइव करते हैं एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब एडवर्स कंडीशन। तो एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करने का रीजन इनकी डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है। मीथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल सच एज काउ एंड बफेलो, जो सेलुलोज पे फीड करते हैं, ठीक है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल। बताओ जरा आंसर, बताइए बताइए, आंसर बताइए। आर्की बैक्टीरिया लिव इन सम ऑफ हार्श हैबिटेट, ठीक है। एक्सट्रीम सॉल्ट एरिया, एक्सट्रीम सॉल्ट एरिया को थर्मो एसिडोफाइल्स नहीं बोलते, हॉट स्प्रिंग एलोफाइल्स, उल्टा हो गया, ये यहां आना था और ये यहां आना था, तो ये आपका गलत हो गया। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर विच इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल। Methanogens present in gut of several ruminant animal, cow and buffalo, production of methane सही है। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन ई। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बहुत बढ़िया। तो अब हमारा क्या बचा?
अब हमारा सिर्फ ये वाला पैराग्राफ बचा है जिसे हम कल करा देंगे। तो आइए जरा एक बार रिवीजन हो जाए, एक बार आपका हम रिवीजन करा देते हैं क्योंकि हम आपके टीचर हैं। मोनेरा का सोल मेंबर बैक्टीरिया है, सबसे ज्यादा पाया जाता है, हर जगह मिलता है। एक मुट्ठी में 100 बैक्टीरिया मिल जाएंगे सॉइल की। ऑल्सो प्रेजेंट एडवर्स कंडीशन में मिल जाते हैं, हॉट स्प्रिंग जहां टेम्परेचर ज्यादा है, डेजर्ट, डीप ओशन, कोल्ड स्नो, ठंडी जगह पे भी मिल जाता है, आर्कटिक एंटार्क्टिक रीजन में मिल जाता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे मिल सकते हैं पैरासाइट की तरह, डेड डिकिंग पे फीड करते हैं सैप्रोफिटिक की तरह। स्ट्रक्चर में बड़ा सिंपल सा लगता है लेकिन समझने में तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक्सटेंसिव डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी एक्सटेंसिव है। ठीक है, न्यूट्रिशन में मेनली हेटरोट्रॉप्स होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं। लाइट एनर्जी फोटो ऑटोट्रॉप्स, केमिकल एनर्जी कीमोटोट्रॉप। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे केमिकल एनर्जी बोलते हैं, उसकी हेल्प से ये एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल आपको बताया, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। अमोनिया से नाइट्राइट करता है नाइट्रोजोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, नाइट्राइट से नाइट्रेट करता है नाइट्रोबैक्टर। ये नाइट्रेट प्लांट के द्वारा ली जाएगी, प्लांट के मरने के बाद ये सॉइल में आ जाएगी, तो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट में हेल्प कर रहे हैं। ठीक, ये आपका वाटर यूज नहीं करता। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो मैं कल पढ़ाऊंगा ना आपको, ब्लू ग्रीन एल्गी जो मोनेरा के अंदर आते हैं, इन्होंने वाटर यूज किया था, ये H2S यूज नहीं करते, वो वाटर यूज करते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का जो फोटोसिंथेसिस है वो ऑक्सीजेनिक है, ये कल बताया जाएगा। इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज किए, ऑक्सीजन नहीं निकली क्योंकि वाटर यूज नहीं किया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। बच्चों अभी जाना मत, रिवीजन प्लानर लेके जाना और ऐप में एक कमेंट जरूर करिएगा, लेक्चर का फीडबैक दीजिएगा आपको कैसा लगा। ठीक है, हेट्रोट्रॉप ज्यादातर बैक्टीरिया होते हैं, है ना, जिसमें आपके सैप्रोफिटिक जो है एक तरीके से हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कैसे है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है ना। ये डेड डिकेइंग पे फीड करते हैं इसलिए मोस्टली डिकम्पोजर होते हैं, एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में रोल होता है, दूध से दही बना रहे हैं, लैक्टोबैसिलस हेट्रोट्रॉप हो गया। ये सारे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं हेट्रोट्रॉप्स हो गए। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, तो ये सब हमारे फायदेमंद की बात है, ह्यूमन अफेयर्स। दोनों बैक्टीरिया एनारोबिक जीते हैं, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में जीते हैं जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। एक लेग्यूम्स में करता है, एक नॉन लेग्यूम्स। ये एग्जांपल पूछा था नीट में, एलनस एंड कैजुरिना, लेग्यूम्स के एग्जांपल वो रहे। कुछ बैक्टीरिया डिजीज करते हैं, डिजीज के नाम ये हैं और करने वाले ये हैं। रिप्रोडक्शन सिर्फ एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल नहीं मिलता। फेवरेबल अनफेवरेबल, फेवरेबल में बाइनरी फ्यूजन है, अनफेवरेबल में स्पोर फॉर्मेशन है। बाइनरी फ्यूजन में सेल डिवाइड करके दो बैक्टीरिया बन जाता है, एक पेरेंट बैक्टीरिया डिवाइड करके दो बैक्टीरिया बना लेता है। तो ये जो डिवीजन हुआ ये एमाइटोसिस से हुआ। ठीक, एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जाए एक ट्यूब के थ्रू, जिस ट्यूब को आप कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलते हैं और प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। तो एक डीएनए ट्रांसफर का एक प्रिमिटिव मेथड है, इसी को बोला सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आर्की बैक्टीरिया का जो डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है उसी की वजह से वो एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करता है। ठीक, और इसके तीन टाइप्स हो गए आपके, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। हाई टेम्परेचर और लो पीएच पे जो सर्वाइव करते हैं, हॉट स्प्रिंग में थर्मोएसिडोफाइल, सॉल्टी एरिया में हेलोफाइल्स। जो कैटल्स होते हैं उनके स्टमक में मिथेनोजेंस मिलते हैं जो वहां सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह मिल जाती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। जो ये एक्सीडा निकालेंगे गोबर, इनके गोबर में वही होगा जो ये खाएंगे, सेलुलोज और मिथेनोजेंस। ठीक है, और ये सेलुलोज से हम गोबर गैस प्लांट लगा के, बायोगैस प्लांट लगा के वहां मीथेन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये मार्शी रीजन में मिलते हैं, ऐसी जगह जो पानी से भरी रहती है, वेटलैंड्स। ठीक, तो ये आपका हो गया है और अब आप रिवीजन भी ले लीजिए। ठीक है, तो आज आप जो है 30 मिनट्स में इस लेक्चर को पढ़ेंगे। ठीक है, 30 मिनट्स में आप आज का लेक्चर पढ़ेंगे, लेक्चर 3 प्लस 30 मिनट्स लगा के आप 30 मिनट्स लगा के आप लिविंग वर्ल्ड का स्टार्टिंग का पोर्शन करेंगे, लिविंग वर्ल्ड का स्टार्टिंग का पोर्शन करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग का पोर्शन करेंगे। ठीक है, और इसी 30 मिनट्स के अंदर आप रैंडमली उठा लीजिए, इंटरफेस मत उठाइए, आप रैंडमली उठा लीजिए, एक सेल वॉल उठा लीजिए। ठीक, और आप सीलिया एंड फ्लैजला, ये सारा आपको 30 मिनट्स में पढ़ना है, ये सारा आपको 30 मिनट्स में पढ़ना है। और ये 30 मिनट्स तो 1 घंटे की आपकी पढ़ाई है।
ठीक है, तो मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना क्योंकि भाई कल फिर आएगा। थैंक यू। ऐप में कमेंट करके बताइएगा लेक्चर कैसा लगा। आज देखिए लिखते हुए मैं एकदम साइड में रहा, कहीं बीच में आया नहीं, है ना। तो ठीक है भाई, कल मिलते हैं टाइम टेबल के साथ। थैंक यू।